Let it be. They can open it. Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to start our next discussion topic and दोबारा अब हम न्यूमेरिकल एरिया के ऊपर आना जा रहे हैं. दोबारा से हम अपनी जमा मनफी की काउंटिंग पे आना चाह रहे हैं. आप लोगों के साथ मेरी पहली डिस्कशन हुई थी कि हमारे पास प्रोसेस के कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग दो बेसिक हमारे पास कॉस्टिंग के सिस्टम्स एग्जिस्ट करके चलते हैं, जो कि इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि हमने किस किस्म का अपना प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया हुआ है. अगर तो हमारे पास एक बिजनेस का जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है, इतना मोटा क्यों दिख रहा है? अगर हमारे पास हमारा एक बिजनेस का जो मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल के मुताबिक हमारे पास दो किस्म की हमारे पास ऑप्शंस आती हैं. या तो हम अपने पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, हम अपनी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालने की बात करते हैं, या फिर हम अपने पास प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ अपनी यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक बैच की कॉस्टिंग करना चाहें, किसी एक जॉब की कॉस्टिंग करना चाहें, तो बेटा उस जगह के ऊपर हमें एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए. ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर हमारा बिजनेस इस तरह का है कि वो किसी एक जॉब के लिए काम नहीं करता, वो बैचेस नहीं बनाता, बल्कि हमारी प्रोडक्शन तो कंटिन्यूअस चली जा रही है, तो जब आपके पास कोई भी चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस के ऊपर हो, जब कोई भी चीज आपके पास कंटिन्यूअस प्रोसेस के ऊपर हो, तो उस प्रोसेस के अंदर हमें ये कॉस्ट जो है किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए फिर हम बैच या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की टेक्निक यहां पर नहीं लग सकती. फिर हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है. प्रोसेस कॉस्टिंग की टेक्निक का जो इस्तेमाल है, अगर मैं उसको, अब हम चूंकि इन डिटेल ये डिस्कस कर चुके हैं कि बैच कॉस्टिंग कैसे काम करती है और हाउ इट इज बीइंग ऑपरेटेड, क्योंकि हमने ये पहले डिस्कशन पहले कर ली है, तो इसमें तो एक जॉब पकड़ी, उस जॉब के यूनिट्स पकड़े, उस जॉब के लिए आइडेंटिफाइड मटेरियल था, उस जॉब के लिए आइडेंटिफाइड लेबर थी, और हमने ओवरहेड्स को किसी ना किसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने उस जॉब की, उस यूनिट की या उस जॉब की टोटल प्राइस कंप्यूट कर ली. कंटिन्यूस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता. कंटिन्यूस प्रोसेस में हमारे पास एक चीज चल रही होती है और उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो है वो प्रोडक्शन के चल रहे होते हैं. इट कैन बी डिपार्टमेंट 1, इट कैन बी डिपार्टमेंट 2, इट कैन बी डिपार्टमेंट 3 एंड सो ऑन. और वो जो आपका माल है वो तो कंटिन्यूस बनी जा रहा है. तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें हर प्रोडक्ट की डिपार्टमेंटल कॉस्ट निकालनी पड़ती है. और ये डिपार्टमेंटल कॉस्ट जो है मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डिपार्टमेंट की, उस प्रोडक्ट के, उस प्रोसेस की कॉस्ट दे देती है. और यूं हम एक अगर प्रोडक्ट की मंथ की कॉस्ट निकालना चाहें, तो हम अपने प्रोडक्ट की मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की जो मंथली कॉस्ट है उसको ऐड करके बता सकते हैं कि इस महीने मुझे कितनी की कॉस्ट पड़ी. जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बिजली की बात करते हैं. बिजली आती है ना आपके पास, अब उस बिजली के पीछे जो पावर हाउसेज हैं, उन पावर हाउसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगातार फ्यूल डालना पड़ता है, उनको लगातार अपनी एडमिन की कॉस्ट करनी पड़ती है, और बिजली जो है वो आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है. ये जो आपने बिजली प्रोड्यूस की है, ये जो बिजली आपकी एट द एंड तक पहुंचेगी. मसूद मैं क्लास में, क्लास के बाद कॉल करता हूँ. एवरीथिंग ओके? अगर हमारे पास ये जो हमारी प्रोसेस कॉस्ट चल रही है, अब वो बिजली बनी जा रही है, अब वो फिर देखते हैं हर महीने का फ्यूल की कॉस्ट क्या आई, और उस फ्यूल की कॉस्ट से आपके पास हर महीने की पावर की कॉस्ट कभी बढ़ती है या कभी कम होती है. मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं, आपके पास बहुत सारी फूड आइटम्स हैं. एनर्जाइल आप जो है उसको पानी में डाल के पीते हैं, पेप्सी की बोतल जो है वो आप पीते हैं, और बहुत सारे ऐसे. अब वो पेप्सी की बोतल खास तौर के ऊपर हमने जोहा के लिए तो नहीं बनाई,
उस काम के लिए हमें फिर क्या करना होगा, हमारे पास हर महीने पेप्सी की उस बोतल की फिलिंग की एक कॉस्ट होगी। तो हम मंथली बेसिस के ऊपर, किसी पीरियड बेस के ऊपर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं और अपनी यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। बहुत सारी एग्जांपल है प्रोसेस कॉस्टिंग की, जब हम आगे जाके देखेंगे तो आपको क्लियर आपके सामने बात आनी शुरू हो जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मली तौर के ऊपर हम कहते हैं कहां इस्तेमाल होता है, ये देखिए मैंने भी आपको एग्जांपल दी ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड्स, बोतलों की। मैंने आपको कहा कि आपके पास केमिकल की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो लगातार केमिकल्स बनी जा रहे हैं, पेट्रोल ऑयल बन रहा है आपके पास, इस तरह मैंने आपको जनरेटर की बिजली की एग्जांपल दी। मतलब ये वो तमाम चीजें, ऐसी फूड आइटम्स की बात की कि आपके पास जो फूड आइटम हाई वॉल्यूम में बनते हैं, जो कि ये बोतल और टमाटो केचप, अभी टमाटो केचप की बोतल कोई खास तौर पे निमरा के लिए तो बन के नहीं आएगी उस महीने के लिए, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी प्रोडक्शन होती रहेगी। तो बेटा ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें बैच नहीं होता, ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि अपनी प्रोडक्शन करी जा रहा है, तो फिर हम उसके लिए मंथ बेसिस के ऊपर या किसी पीरियड बेस के ऊपर अपनी कॉस्ट निकालते हैं और फिर उस कॉस्ट को निकाल के हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है अपने लिए असाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर हर किस्म के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो हमारे पास जो प्रोसेस है उसका फ्लो डिफरेंट होके चलेगा। तो हम उसके उस फ्लो को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो कि हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, आप पढ़ के आए होंगे मैम सादिया के साथ शुरू में ये बात, उनको वो जगह जहां पर हम अपनी कॉस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, जहां पर अपनी कॉस्ट इनकर करते हैं, उनको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिएगा, लाइट की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा। प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर्स क्या हैं जनाब, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस। अच्छा जी, मैंने अभी आपसे बात कही कि इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस देखा हो, मैं अगर बात करके चलूं तो उसमें एक प्रोडक्ट जो आपके सामने पहुंचती है वो जरूरी नहीं होता कि वो एक ही मशीन से हमने निकाली और वो बन के आपके सामने आ गई। उसके अंदर मुमकिन है कि वो पहले चीज गई एक डिपार्टमेंट की एक मशीनरी में गई और उसका जो आउटपुट था वो दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट बन गया और दूसरे डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कुछ काम किया, उसका जो आउटपुट था वो तीसरे डिपार्टमेंट का इनपुट बन गया। अगर कभी आपने गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखा हो तो गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, फिर उनकी असेंबलिंग होती है, उनके बाद उसके ऊपर पेंट शॉप में जाते हैं, फिर कहीं जाके एक गाड़ी आपके पास मूव करके चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अपनी कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं। एक ने जो चीज बना ली वो दूसरे डिपार्टमेंट की इनपुट बनती है, या एक और दो डिपार्टमेंट दोनों की जो आउटपुट है वो मिलकर कंसोलिडेट होकर किसी तीसरे डिपार्टमेंट में जाकर इकट्ठी होती है और इकट्ठी होके देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मसला है, हो सकता है एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हम अपनी मशीन की जो कॉस्ट लगाएं तो उससे उसकी शक्ल की तब्दीली हो और उस डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल ऐड हो ही ना, और हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो शक्ल की तब्दीली भी करे और मटेरियल भी ऐड करे, और ये भी मुमकिन है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ मटेरियल ऐड कर रहा हो। तो आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की मल्टीपल वर्किंग जो है, कहीं पर मटेरियल डिपार्टमेंट में ऐड हो रहा होगा, कहीं पर सिर्फ लेबर ही काम की जा रही होगी, कहीं पर सिर्फ हम दो डिपार्टमेंट्स के बिहाफ के ऊपर उनकी की हुई आउटपुट को इकट्ठा करके एक सिंगल चीज जो है वो मूव करके चल रहे होंगे। तो ये फीचर्स जो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के, मेरा ख्याल है मैं काफी डिटेल से आपके साथ बात कर चुका हूं कि यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, आगे चलिएगा, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, कन्वर्जन की कॉस्टें भी लगेंगी, कहीं पर मटेरियल ऐड होगा, कहीं पर मटेरियल ऐड नहीं होगा, एक की इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट होगी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, इट विल कीप ऑन मूविंग। इसका कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, एक डिपार्टमेंट की चीज दूसरे में जा रही है, दूसरे की तीसरे में जा रही है, और ये भी मुमकिन है कि एक डिपार्टमेंट की जो आउटपुट बन के आई है उससे हमारी मर्जी है, अगर मैंने उसको प्रोसेस 2 में डाल दिया तो उससे कुछ और बन जाए, उसी चीज को मैंने अगर प्रोसेस 3 में डाल दिया तो कुछ और चीज बन जाए। तो यूं हमें बात जगहों पर शेयरिंग ऑफ कॉस्ट भी करनी पड़ती है। तो इसको एक दफा गो थ्रू कर दीजिएगा, दैट इज बीइंग ऑल इफ्स एंड देन्स, जो कि हमारे पास बात है, मैंने इसमें से मेजॉरिटी डिस्कशन आपके साथ मूव की, रटा लगाने वाली चीजें नहीं है। बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वही है, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएक, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। हम अगर ये बात करके चले तो कोई चेंज नहीं है, सारा मेथड वही है, सारी कहानी वही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चूंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है तो हमें कंटिन्यूस प्रोसेस के मुताबिक चीजों को लेकर चलना है। कोई एग्जांपल देके चलता है, कहता है जनाब इस एग्जांपल को देखता हूं, हमारे उस डिपार्टमेंट या उस प्रोडक्शन प्रोसेस में दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस 1 है और एक प्रोसेस 2। हमने क्या किया, हमने 100 यूनिट डाले, अपने काम शुरू किया, उस चक्की में 100 यूनिट डाले, और वो जो 100 यूनिट थे उनकी जो कीमत थी वो 1000 रुपए की थी, और फिर हमने उसके ऊपर 500 की लेबर लगाई। अब मैंने क्या किया, मैंने मटेरियल भी लगाया, मैंने उसके ऊपर लेबर भी लगाई, और अब जो इसकी आउटपुट बनी उसकी कीमत 1500 हो गई।
जो ये आउटपुट थी ये मेरे इस सेकंड प्रोसेस में चली गई, और अब ये जब सेकंड प्रोसेस में गई तो अब मेरे पास कॉस्ट जो है पहले डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुझे ट्रांसफर हुई वो 1500 रुपए की कॉस्ट ट्रांसफर हो गई। यहां पर मैंने फर्दर मटेरियल ऐड किया, और जब मैंने फर्दर मटेरियल ऐड किया तो अब मेरी वो चीज की क्वांटिटी 100 से बढ़ के 150 हो गई, और मटेरियल की कॉस्ट भी मेरी आ गई, और अब ये 1500 से बढ़ के 2000 की हो गई। और इसके अंदर भी मैंने लेबर का दोबारा दोबारा मैंने अपनी लेबर की वर्किंग की, यहाँ पर मैंने अपनी लेबर की कॉस्ट लगाई, यहाँ पर मैंने अपने ओवरहेड्स को भी एलोकेट करके डाला। आप देखिए ऊपर हमने कन्वर्जन कॉस्ट में दोनों फिगर डाली हुई है, ठीक है। और क्यों, मेरे पास वो जो प्रोसेस 1 हुआ था, उस प्रोसेस 1 के डिपार्टमेंट से जो मेरी आउटपुट निकली वो मेरे प्रोसेस 2 में गई, और प्रोसेस 2 में जाके अब मैंने 150 आइटम तैयार कर लिया, जिसकी कीमत कितने की है, 3100 की है। आप देख सकते हैं तो जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा था, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के मुताबिक हमने एक महीने की वर्किंग की है, उस महीने में मैंने 100 केजी यूनिट डाला और उसकी कीमत 1000 रुपया थी। उस महीने में पहले प्रोसेस के अंदर मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो 500 रुपए की थी, यानी कि मेरी कन्वर्जन कॉस्ट, और फिर जो उस महीने की आउटपुट निकली थी वो मैंने प्रोसेस 1 की निकाल के प्रोसेस 2 को दे दी थी, और प्रोसेस 2 के अंदर 50 केजी मटेरियल और डालना पड़ा, और लेबर कॉस्ट लगानी पड़ी, और मटेरियल कॉस्ट और एफएच कॉस्ट लगानी पड़ी, और फिर उस महीने के अंदर जो मैंने टोटल प्रोड्यूस किया वो 150 केजी दोनों डिपार्टमेंट के हाफ पे वर्किंग करके प्रोड्यूस किया, और जो मेरी जो कॉस्ट थी वो कितनी आ गई, 3100 आ गई। समझाने का मकसद ये है द आउटपुट ऑफ वन कॉस्ट बिकम द इनपुट। अभी ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, इसमें बहुत सारे अभी इश्यूज इफ्स और देन्स आने शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास इन्हीं प्रोसेसेस के इफ्स और देन्स को ही हमने लेके समझना है, और उसी के मुताबिक अपने फॉर्मेट्स को लेके चलना है, और उसी के मुताबिक हम अपनी वर्किंग को देख के चलेंगे। और यहाँ पर ज्यादा वर्किंग जो है वो इसमें थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे का सारा न्यूमेरिकल पार्ट है। Many industries utilize the process costing that have more than one process through which the unit pass through before being turned into finished good. ऑयल रिफाइनरी की बात करता है, कहता है हम हमारा जो क्रूड ऑयल होता है वो सबसे पहले डिस्टिलेशन में जाता है, उसके बाद फिर वो हम उसकी क्या करते हैं, उसको डिस्टिल करके साफ करके उसकी रिफॉर्मिंग करते हैं, फिर रिफॉर्मिंग करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन किया जाता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या निकलता है, ये सारे प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ऑयल की प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं। अब जैसे जैसे ये प्रोडक्शन प्रोसेस जाता जाएगा, जैसे जैसे ये हर डिपार्टमेंट में जाएगा, उस तरीके के साथ इसकी कॉस्ट जो है इसको चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, और एट द एंड हम इस कॉस्ट को इकट्ठा करके अपनी टोटल कॉस्ट निकालने के काबिल हो जाएंगे। नाउ हम यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के ऊपर इस बात को लेकर चलते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका नाम हमने प्रोसेस एक्स रखा, और हमारे पास उसी प्रोडक्ट के लिए दूसरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वाई। हमने प्रोसेस एक्स के अंदर, मैं भी सिर्फ एक्स की बात करूंगा, 10,000 रुपए का मटेरियल ऐड किया। 10,000 रुपए का मटेरियल ऐड करके ये हमारे तो 10,000 केजी का मटेरियल ऐड किया, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 30,000 थी। वेजेस हमने 16,000 की दी, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स इतने हैं, नॉर्मल लॉस हमारा इतना है, और हमारा आउटपुट कितना निकला, 9500। ये 9500 चला गया अगले प्रोसेस के अंदर। अगले प्रोसेस के अंदर हमने 2000 केजी जो था वो और ऐड किया, उसकी ये कॉस्ट है। 4000 की लेबर, 40 की लेबर थी, और 30% जो थी वो हमारे पास हमारा ओवरहेड था, और फिर इस तरीके से हमारा वहां पर भी लॉस हुआ, और हमारे पास अब 10,925 मटेरियल हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर हमारे मटेरियल की आउटपुट्स की बात की जा रही है। ये 9500 का मटेरियल यहाँ पे बना है, और यहाँ पर हमारे पास 10,925 का आउटपुट जो है वो हमारे पास आया। ये कैसे आता है देखिएगा, हमारे पास जब 10,000 था तो 10,000 में लॉस होकर मटेरियल आ गया 9500। 9500 में जब आप 2000 ऐड कीजिएगा तो वो कितना बनता है, वो बनता है हमारे पास 9, 10, 11, और ये बन गया 12,000। एम आई राइट जी, 12,000 आ गया। अब 12,000 का फिर लीजिएगा तो 95% कितना बनता है, क्योंकि इसमें भी 5% उड़ गया, कितना बनता है 95%? कोई बंदा अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा मुझे? सब सोए हुए हैं, ऑल आर स्लीपिंग। सर 12,000 का 95%, 11,400। 9500 के अंदर हमने, सॉरी मैंने गलत ऐड किया, 9500 में 2000 ऐड करो तो क्या बनता है, 11,500। और 11,000 का 9500 क्या बनता है, 10,950। 10,925। देखिए ना, नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है ना, नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। तो कहता है मैंने 10,000 केजी का माल, मैंने 10,000 केजी माल डाला था, और चूंकि 5% की नॉर्मल वेस्टेज हो गई तो 10,000 केजी का माल कम हो कितना रह गया, 9500। ये बात समझ आ गई? अब 9500 मेरा पिछले डिपार्टमेंट का माल था, 2000 मैंने और डाल दिया, अब मेरा कितना केजी डल गया, 11,500। इस 11,500 के अंदर प्रोसेस वाई में फिर 5% उड़ गया, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, 10,925। तो अब 10,925 मेरा क्लोजिंग बैलेंस है।
अब अगर मैं यहाँ पर मैंने अपने केजीज टैली कर लिए, अब मैं यहाँ पर याद रखिएगा 2 वर्किंग्स करनी पड़ती हैं। केजी सेपरेट टैली करने हैं आपने अपनी वर्किंग को समझने के लिए, और मटेरियल्स और बाकी चीजों को आपने सेपरेट टैली करके चलना है। मटेरियल की फिगर निकालनी बड़ी आसान सी है भाई। क्या करेंगे हम, अगर एक टी अकाउंट खोल लेते हैं और उस टी अकाउंट के अंदर 30,000 का पहले मटेरियल आया, उसके बाद मेरे पास क्या आया, 16,000 की मेरे पास वेजेस आई, और 16,000 की वेजेस के बाद जो मेरी वेजेस है उनका 25% मेरा क्या बनता है, डायरेक्ट वेजेस का मेरे ओवरहेड बनते हैं। तो कितने ओवरहेड आएंगे जी? 25%, 4,000। तो क्या जवाब आया क्लोजिंग बैलेंस? प्रोसेस एक्स है, तो 30 जमा 16 जमा 4 50 बन गया। अब ये 50,000 की जो कॉस्ट थी ये मैंने किसको ट्रांसफर कर दी? ये मैंने ट्रांसफर कर दी अपने प्रोडक्ट अपने प्रोसेस वाई को। तो अब प्रोसेस वाई में 50,000 की कॉस्ट और 9500 यूनिट आ गया मेरे पास। और अब वाई ने क्या किया, वाई ने इसमें 2,000 यूनिट और डाल दिया, और कॉस्ट कितनी थी उसकी? 3,000। और उसके ऊपर लेबर कितने की लगी? उसने कहा लेबर लगी 40,000 की। और उसके ऊपर एफएच कितने का लगा? उसने कहा इस दफा एफएच 30% रहेगी। तो कितने का एफएच लगा फिर? 12,000 का। तो फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या आया? 50 जमा 40 जमा 12 जमा 3 90 90 1,05,000। 1,05,000। और 1,05,000 मेरी कॉस्ट है, और यूनिट कितने हैं ये देखें, मैंने अभी निकाले हैं आपके लिए। यूनिट है 10,925। तो 10,925 यूनिट के लिए 10,925 यूनिट की मेरी कॉस्ट क्या बनी? 1,05,000। तो आप बड़े आराम से यहां पर अपनी आउटपुट की पर केजी कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखते हैं किताब ने क्या किया। तो किताब ने भी ये 1,05,000 और यहां पर हमारे पास 10,925 की क्लोजिंग बैलेंस निकाला। अब इसमें आप नॉर्मल अकाउंट में और इसमें अगर आप देखें तो कोई नई चीज नहीं सीख रहे। एक कॉलम आपने ऐड किया, किसका? केजीज का। एक कॉलम आपने ऐड किया। यहां पर आपने एक लफ्ज देखा है नॉर्मल लॉस का, और सिर्फ उसमें आपने यूनिट्स कम किए हैं। याद रखिएगा, एक रूल अपने दिमाग में बैठा ले। ये रूल आपको मैम सादिया ने भी शुरू में जरूर बताया गया होगा, जिस वक्त आपसे पहले चैप्टर में डिस्कशन होती है टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। लॉस 2 तरह के होते हैं। एक लॉस नॉर्मल लॉस होता है और एक लॉस एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस का रूल क्या होता है? इट इज ऑलवेज बी कंज्यूम्ड बाय गुड यूनिट्स। यानी कि जो आपके गुड यूनिट्स होते हैं, नॉर्मल लॉस हमेशा उन गुड यूनिट्स पे लोड कर दिया जाता है। और इसका तरीकाकार ये है कि मैंने जिस तरह बात की 10,000 यूनिट्स, और उनकी कीमत अगर मैं कहता हूं 50,000 है 1 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ नॉर्मल लॉस समझाना चाह रहा हूं। 10,000 यूनिट्स की कीमत अगर 50,000 रुपया है, तो फिर 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? बताएगा कोई मुझे? 5 रुपए। 5 रुपए। अगर मैं कहता हूं कि इसमें से नॉर्मल लॉस हो जाना है 500 यूनिट्स का, तो फिर आपने पता क्या करना है? इसका मतलब ये होगा नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स को आएगी। 50,000 को आप 9500 में तकसीम कर दें, अब क्या बनेगा आपका पर यूनिट कॉस्ट? तो बेटा नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज बी कंज्यूम्ड बाय द गुड यूनिट्स। और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट होती है वो गुड यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपकी गुड यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट हमेशा क्या होती है? बढ़ जाती है। जबकि एबनॉर्मल लॉस में यही एग्जांपल लेके चलता हूं, तो 10,000 यूनिट्स थे, 50,000 रुपए की मेरी कॉस्ट थी, तो 5 रुपए की प्राइस थी। अज्यूम करता हूं कि यहां पर मेरा 500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो फिर आप पता क्या करेंगे? आप करेंगे 5 × 500 यूनिट, कितना बन गया? 2500। इसको आप चार्ज करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को नहीं, इसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। जब आपने इस कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया, अब आपके पास पीछे कितनी कॉस्ट रह गई आइटम्स के लिए? 50 में से 2500 मनफी कर दें, इट बिकम्स 47,500 47,500 कॉस्ट रहेगी। यूनिट कितने रह गए? 9500। तो देखें दोबारा आपकी कॉस्ट 5 रुपए ही रहेगी। तो गुड यूनिट्स के ऊपर यहां पे कॉस्ट चार्ज नहीं हुई। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट और यूनिट्स जितना लॉस हो उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस में चार्ज कर देते हैं, और इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट में इजाफा नहीं होता। ऑन कॉन्ट्रेरी, जब भी कभी नॉर्मल लॉस होगा ये हमेशा गुड यूनिट्स के ऊपर कंस्टिट्यूट होगा। सवाल पैदा होता है कि सर ये जरा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का फर्क तो बता दें, हम कब कहेंगे कि ये लॉस नॉर्मल है, ये कब कहेंगे ये लॉस एबनॉर्मल है? ऐसा लॉस जो एक प्रोसेस में होना ही होना है, मिसाल के तौर के ऊपर
जब आप कभी दूध को गर्म करेंगे तो उस दूध का वॉल्यूम कम होना ही है, क्योंकि उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाएगा। मैंने 10,000 लीटर की एक गाड़ी परचेज की पेट्रोल की, या जब पेट्रोल की गाड़ी परचेज करके मैंने उसको अपने गोदाम में लाया और अपनी टैंकी में डाला, तो अब पेट्रोल जो है वो हवा में उड़ता है। जब मैं उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने टैंकी में डालूंगा और उसको अपने टैंकर में लेकर आऊंगा, तो इस प्रोसेस में मैं ज्यूम करता हूं मेरा 500 लीटर उड़ जाएगा। तो बेटा ये क्या है? ये नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस क्या हुआ? मैं उस टैंकर को लेके लाहौर जा रहा था, रास्ते में एक गाड़ी के साथ टक्कर होती है और 2500 लीटर मेरा पेट्रोल जो था वो मेरा बह गया। तो अब ये क्या है? ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस वो है जो कि बाय द प्रोसेस या थ्रू द प्रोसेस होना मस्ट है, जबकि एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो कि किसी और गैर और अनएंटिसिपेटेड वजह से हमारा नुकसान हो। तो रूल क्या हुआ जोहा? रूल क्या हुआ जोहा? हाँ जी, नॉर्मल लॉस का रूल क्या हुआ? जो प्रोसेस से होता है किसी, नॉर्मल लॉस का रूल क्या है? नॉर्मल लॉस को कहां पे चार्ज करेंगे? जो प्रोसेस को उसको चार्ज करेंगे। बेटा मैंने अभी अभी बोर्ड पे एग्जांपल की हुई है, मैंने कहा नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स को चार्ज होगा। हाँ जी, तो फिर नॉर्मल लॉस किसको चार्ज किया जाएगा? गुड यूनिट्स को। गुड यूनिट्स से। जो आपकी और नॉर्मल लॉस की वजह से क्या तब्दीली आएगी? आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। आपने देखा 5 रुपए की कॉस्ट बढ़ के 5 रुपए 26 पैसे हो गई। इज इट क्लियर? तो नॉर्मल लॉस विल बी चार्ज टू द गुड यूनिट्स, और इसको चार्ज करने का तरीका क्या? बड़ा सिंपल सा है। मैंने कॉस्ट को नहीं छेड़ा। कॉस्ट मेरी जो थी, जो मेरी कॉस्ट 10,000 की कॉस्ट 50,000 थी, वही कॉस्ट मैंने यहां पे ली, लेकिन मैंने नॉर्मल लॉस के लिए अपने नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस कर लिए, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल लॉस का जो अफेक्ट था वो मेरे गुड यूनिट्स पे चला गया। इज इट क्लियर जी? मेरी 5 रुपए की कॉस्ट 5 रुपए 26 पैसे हो गई। मैंने अपनी टोटल कॉस्ट को चेंज नहीं किया। जब 10,000 की कॉस्ट भी 50 थी और जब 9500 रह गए, तो मैंने कहा चूंकि नॉर्मल लॉस है, कॉस्ट तो 50 ही रहेगी मेरे लिए। लेकिन जब मैंने उसको 9500 से डिवाइड किया, तो यूं मेरी कॉस्ट मेरे गुड यूनिट्स पे एलोकेट हो गई। 5 रुपए की कॉस्ट बढ़ के 5 रुपए 26 पैसे पे चली गई। ऑन कंट्रेरी एबनॉर्मल लॉस पे देखिएगा, मेरी ना सिर्फ कॉस्ट तब्दील हुई, मैंने अपनी ना सिर्फ यूनिट तब्दील हुए, बल्कि एट द सेम टाइम मेरी कॉस्ट भी चेंज हो गई। क्योंकि मेरी कॉस्ट और मेरे यूनिट दोनों तब्दील हुए, इसलिए मेरी पर यूनिट कॉस्ट दोनों जगहों पे सेम रही। फिर सवाल पैदा ये हुआ कि ये लॉस चार्ज किसको किया? तो मैंने बताया हमने ये लॉस अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को चार्ज नहीं करना, बल्कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आना है। कोई बंदा क्लास में मेरी इस बात को रिपीट कर सकता है कि नॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट है और एबनॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि मुझे खवातीन की तरफ से बहुत शर्मिंदगी है, इन दोनों को बात मैं आधी करूँ सर? समझ आ रही है? प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम जी। लॉस दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो होता है जो हमारे प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे आपने एग्जांपल दी कि जब हम दूध को उबालेंगे वो वेपोरेट हो जाएगा, वो आपका नॉर्मल लॉस है। इसका सर जो हमारा ट्रीटमेंट है वो हम इसका जो नॉर्मल लॉस है हम कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करेंगे, यानी कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसके आपकी आवाज जो बंद हो नॉर्मल लॉस गई। जी 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 बोले। जो एबनॉर्मल लॉस है, ये हमारी इनएफिशिएंसी या कोई और अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से होता है। तो ये हम यानी कि एंड कंज्यूमर को चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी जो कॉस्ट है वो जो एबनॉर्मल लॉस की वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे। और नॉर्मल लॉस को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैंने ये भी बात बताई है। मैंने बताया कि सर नॉर्मल लॉस को इनकॉर्पोरेट करने का तरीकाकार क्या है? आपने अपनी कॉस्ट को लेस नहीं करना। जिस तरह 50,000 की फिगर 50,000 ही रही, आपने अपनी कॉस्ट को लेस नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो और यूं एबनॉर्मल लॉस में अब नॉर्मल लॉस के अंदर क्या करना है जी, बताइएगा। सर उसमें हमने कॉस्ट भी रिड्यूस कर देनी है और यूनिट्स भी रिड्यूस कर देने हाँ हैं, ताकि हमारा नेट इफेक्ट चेंज ना हो, हाँ, और वो जो पर हमने यूनिट अपनी कॉस्ट सेम अब रहे। हाँ, और जो हमने अपनी ये कॉस्ट निकाली 2500 की, इसको हमने किसको चार्ज कर दिया? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस। लॉस। किसी बंदे को अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की पहचान और नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई मसला है, तो मुझे यही डिस्कस कर ले, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन आगे करवाऊंगा तो मैं वहां पर आपका क्वेश्चन ही ले सकूंगा, क्योंकि मैं ये ज्यूम करके चलूंगा आपको पता है कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है और आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है। मैसम अली ने सर ये अनम्यूट किया है। ट्रीटमेंट रिपीट कर दें। बेटा कौन सी ट्रीटमेंट रिपीट करूं? सर ये नॉर्मल और अब नॉर्मल की जो भी आपने लास्ट में बताई है।
मैंने कहा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैंने कहा कि वो तुमने बता दी कि नॉर्मल लॉस जो है वो गुड यूनिट्स को चार्ज होगा और एबनॉर्मल लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगा। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दी। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है कि नॉर्मल लॉस में एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार ये है, किसी कॉस्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहले भी कॉस्ट 50,000 थी, अब भी कॉस्ट 50,000 है। पहले हम उसका डिनोमिनेटर 10,000 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम उसका डिनोमिनेटर 9500 कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट कम कर दें, नंबर ऑफ यूनिट कम कर दें, ऑटोमेटिकली अब नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स को ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। मैसम बात क्लियर है? यस सर। जब हम बात करेंगे अब नॉर्मल की, तो उसमें जितने नंबर ऑफ यूनिट खराब हुए हैं उसकी कॉस्ट को भी निकालें और उसकी कॉस्ट को अपनी टोटल कॉस्ट में से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दें। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी अब कॉस्ट 50,000 नहीं रहेगी, बल्कि आपकी कॉस्ट 50,000 माइनस 2500 की वजह से क्या बन जाएगी, 47,500। इस वजह से आपकी कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट की पहले भी 5 रुपए थी, बाद में भी 5 रुपए रहेगी। इज इट क्लियर जी? यस सर। यस सर। ठीक है जनाब, तो आज इस बात की श्योरिटी होगी कि आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का पता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। और उसने यही काम किया, उसने यहाँ पे 10,000 यूनिट्स थे, उसने कॉस्ट को कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी वैल्यू को 9500 कर दिया। यहाँ पर कोई फिगर नहीं आई। याद रखिएगा जब एबनॉर्मल लॉस आएगा ना, एबनॉर्मल लॉस आएगा तो फिर यहाँ पर इस 2500 आ जाना था। जब ये 2500 आ जाना था तो इसने ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर फिगर में कम हो जाना था। तो अगर एबनॉर्मल लॉस आएगा तो यूनिट भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखेंगे, यूनिट भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस आना होगा, जिस तरह यहां पे नॉर्मल लॉस आया, हम सिर्फ यूनिट रिड्यूस करेंगे, क्रेडिट करके अमाउंट को नहीं लिखेंगे। अमाउंट ना लिखने का मतलब क्या है कि ये जो कॉस्ट है ये गुड यूनिट्स अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो आपने देखा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई कि जब कभी नॉर्मल लॉस आएगा तो आपने यूं करना है। कैसे करना है? सिर्फ नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखने हैं, अमाउंट आगे कुछ नहीं लिखनी, क्योंकि ये तो अमाउंट गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब करनी है। ऑन कंट्रेरी अगर कभी इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर है, ये वाला एरिया मैं दोबारा से आपके लिए करता हूं। इस तरह इस क्वेश्चन में है, अगर मैं यू अज्यूम करता हूं 1 मिनट के लिए कि ये एबनॉर्मल है, तो पता मैं क्या करता, देखो ये 500 केजी था और जो 500 केजी मेरी ये अमाउंट थी, अगर अभी अब देखो एबनॉर्मल लॉस के अंदर तो अगली बात भी देखनी पड़ेगी, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये मटेरियल शुरू में एब्जॉर्ब निकल गया या ये मैं अज्यूम करता हूं मटेरियल जैसे ही डाला उसी तरह निकल गया। मतलब हमने कहा कि वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड अभी नहीं लगे थे। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं तो फिर यहां पर मेरी पर केजी कॉस्ट 3 रुपए की आ रही है। 10,000 केजी 30,000 के, तो फिर 500 को भी 3 से मल्टीप्लाई करता तो 1,500 रुपया मुझे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करना था, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस होता। तो फिर ऑटोमेटिकली ये 1,500 रुपया इस 50,000 से कम हो जाता और इसकी जो फिगर है वो कितनी बन जाती, इसकी फिगर जो थी वो 48,500 रह जाती। आप देखें कॉस्ट कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल लॉस पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर नहीं जाता, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना होता है। तो आप यहां पर एक सिंपल एग्जांपल में ही नीचे प्रोसेस 2 में मैंने आपके साथ नॉर्मल लॉस का भी जिक्र कर दिया कैसे ट्रीट होकर चलेगा, और ऊपर मैंने आपके साथ एबनॉर्मल लॉस का भी जिक्र कर दिया। अब एबनॉर्मल लॉस के अंदर ये भी तो मुमकिन है कि वो ये कहे अब जब भी कभी नॉर्मल लॉस होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अमाउंट लेके ही नहीं आनी, इसलिए क्वेश्चन पैदा नहीं होता कि नॉर्मल लॉस शुरू में हुआ था, दरमियान में हुआ था या आखिर में हुआ था। लेकिन चूंकि मैं अब एबनॉर्मल लॉस की कहानी शुरू कर बैठा हूं तो बेटा एबनॉर्मल लॉस में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये जरूर बात देखनी है इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या थी। जिस तरह मैंने जो भी बात कही आपके साथ, यहां पर तो मैंने एबनॉर्मल लॉस कहा, जैसे ही मटेरियल डाला एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो मैंने सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट जो है यहां से मिन्हा की। अगर मैं ये बात उल्ट कर दूं और मैं ये कहूं कि नहीं, यूनिट जो है जब हम 50% काम कंप्लीट कर चुके थे फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ, जब हम 50% काम कर चुके थे फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ। निमरा क्या करेंगे फिर? निमरा है हमारे साथ? देखना जरा, सबसे नीचे होगी यार निमरा, तुम अनम्यूट क्यों नहीं कर रही यार? कल भी आपने और जुहा ने ये सलूक किया है, आज भी आप अनम्यूट नहीं कर रहे।
जी सर। मैं तुम्हारे अब्बा जी को कॉल करनी है। क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे? क्या करेंगे अगर हमारे पास यहाँ पर 50% की कंप्लीशन हो? 50% लॉस चार्ज होगा वो। 50% लॉस निकाल के बताओ क्या होगा? मटेरियल तो चूंकि शुरू में डल चुका था, मटेरियल चूंकि शुरू में डल चुका था, तो मटेरियल तो पूरे का पूरा 1500 रुपए का आ गया। अब हमें क्या देखना है कि 500 केजी पर कितने की वेजीज और कितने के ओवरहेड लगे होंगे। भाई 10,000 केजी के मुताबिक आपके पास 16 जमा 4,000 यानी कि 20,000 रुपया। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि लेबर और एफएच 2 रुपए पर केजी लग रहे हैं, 2 रुपए पर केजी। अब अगर 2 रुपए पर केजी लग रहे हैं तो उसका 50% कितना बना? 1 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 500 रुपया लेबर और एफएच का भी हमारे खराब हुए यूनिट्स पे लग चुका होगा। तो फिर कितने की अमाउंट आ गई? 2,000 की। और ये मैंने कब निकाली? ये मैंने उस वक्त निकाली जिस वक्त मैंने ये कहा कि 50% कंप्लीशन होने के बाद हमारा जो मटेरियल था 500 केजी एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो फिर बेटा आपने 50% की कॉस्ट निकालनी है। तो 50% का मटेरियल तो पूरा लग गया हुआ था, लेकिन लेबर और एफएच ही है जो 50% आएंगे। तो आप फिर लेबर और एफएच को 50% के मुताबिक कंप्यूट करेंगे। क्वेश्चन में वो इसको 50 काट के 25 भी कह सकता है, वो इसको ये भी कह सकता है कि ये 100% थे, वो इसको 30% भी कह सकता है। तो उस कंडीशन में आपने इस फिगर को इस तरह निकालना है। तो मकसद कहने की बात क्या हुई? एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा तो उसके सिर्फ और सिर्फ यूनिट ही नहीं बल्कि उसकी कॉस्ट भी यहां पे लिखेंगे और उसको हम देखेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक वो क्या थी। जबकि नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट लिखेंगे, यहां पर अमाउंट कोई नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि नॉर्मल लॉस के अंदर जो अमाउंट या कॉस्ट होती है इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय द गुड यूनिट्स, जबकि एबनॉर्मल लॉस के अंदर जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल या अगर उस पर लेबर एफर्ट लगी हुई है इट शुड बी प्रॉफिट, इट शुड बी चार्ज टू अदर एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं जनाब, नॉर्मल लॉस की कहानी समझाने का मकसद क्या था? ये था कि आप कल अपने पास ये सब मैंने आपके साथ एग्जांपल्स की हैं, अब ये सब एग्जांपल्स नॉर्मल लॉस की और इसी तरीके के साथ एबनॉर्मल लॉस की आपके जुम्मे पड़ेगी। सो आपको ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की जो ये मैंने एग्जांपल्स जो हैं और फिर उसका जो टी अकाउंट है वो सारे का सारा आपके पास यहाँ पर जाके ये मूव किया जाएगा जिसको आप लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की जो एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की हैं, जो अभी बात कही है, उसमें हमने सीखा कि नॉर्मल लॉस जो था वो तो बिल्कुल प्रोसेस के अंदर था और उसने एवेपोरेट देखे। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड लॉस, ये पहली बात एक्सपेक्टेड लॉस होता है। क्यों? एवेपोरेशन की वजह से, वेस्टेज की वजह से, रिजेक्शन की वजह से ये लॉस होना होता है। हम कहते हैं जब भी कोई चीज लेंगे, कोई कपड़ा अगर हम लेंगे तो उस कपड़े में से अगर शर्ट बनाएंगे तो उसकी कतरियां तो निकलेंगी ना। ये तो कोई अपना ऐसी बात नहीं जिसको हम ये कहें कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। ऑन कंट्रारी अगर किसने शर्ट के अंदर से उसकी कटाई गलत कर दी है तो भाईजान वो एबनॉर्मल बन जाएगा। तो दिस इज द नॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल नंबर 1, कोई काम नहीं, होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 2, होमवर्क। जा थोड़ी सी नॉर्मल लॉस के अंदर थोड़ी सी बात करना चाह रहा है वो, कहते जनाब बाज दफा नॉर्मल लॉस ऐसा होता है जिसपे कोई रिकवरी नहीं होती। तो भाईजान नॉर्मल लॉस जिसपे कोई रिकवरी नहीं है उसके ऊपर तो हमारे पास कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नील है। तो जो मैंने अभी तक आपको रूल बताया ये वैसे ही काम होकर चलेगा। सारी की सारी कॉस्ट, जितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट को आपने नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके गुड यूनिट्स हैं उस पर डिवाइड कर लिया। अगर नॉर्मल लॉस जो अभी हमने आपको जितनी ट्रीटमेंट बताई है वो सब ट्रीटमेंट किसकी थी? पहले उसने आपको नॉर्मल लॉस समझाया, फिर उसने नॉर्मल लॉस विद नो रिकवरी समझाया। तो उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही बात है। फर्क कहां पे जाके आएगा? ये न्यूमेरिकल आपके साथ आ गया, इनपुट की क्वांटिटीज आ गई आपके पास। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर किधर गया? विद रिकवरी कहां गया? पीछे नहीं छोड़ गया? ये भी सिंपल है, उसकी बात है। अब उसी बात को वो दोबारा समझाई जा रहा है। इस दफा प्रोसेस कॉस्टिंग में आ गया, उसने कहा 2000 लीटर डाला था, 3600 की कॉस्ट थी। फिर उसने कहा डायरेक्ट लेबर थी 300 रुपए की। फिर उसने कहा प्रोडक्शन के ओवरहेड थे 600 रुपए के। और कहता है 2000 में से 200 रुपया, 200 यूनिट मेरे जाया हो गए। 2000 में से 200 यूनिट जाया हो गए और वो नॉर्मल लॉस था। बेटा मैंने भी आपको बताया अगर नॉर्मल लॉस होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब जब 2000 से 200 जाया हो गए तो यूनिट रह गए 1800 और सारी की सारी जो ये कॉस्ट थी
4500 की जो कॉस्ट थी सारी की सारी हमारे गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर ली। वही बात दोबारा हमारे साथ रिपीट कर रहा है। ये बात जो है यहां से जाके थोड़ी सी बात हमारी चेंज होगी। याद रखिएगा मैं आपके साथ नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कर चुका हूं, तो इसलिए ये आपको जो मैंने आपको एग्जांपल्स करने के लिए दिए हैं ये बेटा आपको मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। अब यहां पर उसने हमसे जहां पर बात कही है रिकवरी की, कि अगर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास नॉर्मल लॉस हो और उस नॉर्मल लॉस के अंदर चीजें मेरी खराब हो जाएं, लेकिन जो मेरी कतरियां बची थी, जरूरी नहीं कि हर दफा नॉर्मल लॉस इवेपोरेशन हो, वो जो मेरी कतरियां बची थी, जो मेरे किनारे बचे थे, मेरे पास उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू थी। मैं उसको नॉर्मल लॉस तो कर चुका हूं, लेकिन मुझे उससे कुछ रकम मुझे मिल सकती थी। मुझे उसको बेचने से, उस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को बेचने से मेरे पास कुछ स्क्रैप की वैल्यू भी आ सकती थी। अगर कभी वो स्क्रैप की वैल्यू आएगी तो फिर बता क्या करना है, फिर मैं इसी न्यूमेरिकल में जाके बात करूंगा। आपकी वो जो स्क्रैप की वैल्यू है ना, उस वैल्यू को दर हकीकत वो कहता है इस 4500 में से मनफी कर दो। मतलब ये वाली कहानी वैसी रहनी है, सिर्फ आपने अपनी जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट थी उसमें से स्क्रैप की वैल्यू की कॉस्ट को मिन्हा कर देना है। अदरवाइज देयर इज नो चेंज, अदरवाइज देयर इज नो चेंज। अगर आप देखें तो इसको मिन्हा करने का तरीकाकार कैसे है, तरीकाकार क्या है ये देखें। तो कहता है डायरेक्ट मटेरियल 3600 का था, कहता है लेबर 300 की थी और मेरा एफ 600 का लगा था, टोटल कितने का आ गया 4500। और कहता मेरा मेरा 200 यूनिट, ये मैंने जो कॉस्ट लगाई थी ये कितने यूनिट पे लगाई थी, ये मैंने 2000 यूनिट्स पे लगाई थी। अब कहता क्या हुआ, मेरा 200 यूनिट मुझसे जाया हो गया। अगर तो रिकवरी जीरो होती तो काम मुक गया था, अगर रिकवरी जीरो होती तो 4500 की कॉस्ट लगी थी और मेरी 1800 मेरे यूनिट रह गए थे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हम इन दोनों को लेकर अपनी फिगर कंप्यूट कर लेते। लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है जो मेरा 200 यूनिट जाया हुआ है ना, 200 यूनिट जो जाया हुआ है, वो 200 यूनिट मैंने जब तोल के बेचा है तो उसके मुझे 180 रुपये मिल गए। तो बेटा फिर टोटल कॉस्ट जो 4500 है उसमें से 180 रुपये मनफी कर दिए, क्योंकि तो रिकवरी आपको कहां से हो गई, आपको अपने नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से कुछ रिकवरी हुई है, उसको फिर आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से मनफी कर देंगे। और अब आप 4500 को 1800 से नहीं बल्कि 4500 में से जो आपको 180 रुपए की रिकवरी हुई, इस अमाउंट को आप 1800 यूनिट के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी कि 4320 को आप दोस्त अपने 1800 लीटर्स के ऊपर जो भी आपके पास गुड यूनिट्स बचे उसके अब्सॉर्ब कर देंगे। और फिर इसको हम अपने प्रोसेस काउंट में कैसे शो करेंगे, प्रोसेस में वैसे शो करेंगे। ये देखिएगा 2000 का मटेरियल था, फिगर आई फिगर आई फिगर आई, ये हमारी टोटल कॉस्ट 4500 की थी। अब हमने कहा क्या, हम 200 रुपए यहां लिख रहे थे और जब हमारी कोई रिकवरी नहीं थी तो यहां जीरो लिख रहे थे। लेकिन अगर मेरी रिकवरी 180 रुपए की आ रही है तो बेटा 180 रुपए की रिकवरी हमने कॉस्ट में मिला करना है ना, तो 4500 में से फिगर को लेस करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो हम 180 रुपए इसके आगे लिख देंगे। बस इतनी बात याद रखिए। तो यूं हम अपनी ये फिगर को लेकर 180 रुपए की फिगर को लेकर जब हमने नॉर्मल लॉस की फिगर लेस कर दी, ऑटोमेटिकली अब मेरी गुड यूनिट्स की वैल्यू 4320 हमारे पास आ जाएगी और हम इसको मूव कर लेंगे ना। यहां तक नॉर्मल लॉस का प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस का प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट, नॉर्मल लॉस विद नो रिकवरी एंड नॉर्मल लॉस विद रिकवरी। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं चाहता नहीं हूं कि बात एक्स्ट्रा हो जाए या ओवर हो जाए। आई एम श्योर कि मैंने पहले आपके साथ इसकी डिस्कशन को काफी डिटेल से किया, लेकिन किसी का भी यहां तक कोई मसला है तो मुझे बताएं ताकि मैं उस बात को क्लियर कर सकूं। चलो थैंक यू। अब इसी तरीके के साथ हमारे पास नॉर्मल लॉस ही से रिलेटेड एक आधी बात और करेंगे और फिर हम अपनी बात कंक्लूड कर देंगे। हम एबनॉर्मल लॉस के ऊपर आज नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ नॉर्मल लॉस कंप्लीट कर लूं। हालांकि मैं एबनॉर्मल लॉस भी कर चुका हूं आपके साथ, आप होमवर्क के तौर पर घर जाकर उसको देखें, लेकिन मैं एबनॉर्मल लॉस की शीट्स आपके साथ जरूर शेयर करके चलूंगा दोबारा से। कहता बाज दफा ऐसा होता है नॉर्मल लॉस जो है, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि नॉर्मल लॉस तो हुआ है लेकिन वो मुझे कुछ रिकवरी दे गया। और बाज दफा वो जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो मुझे रिकवरी जो है वो नहीं दे रहा, बल्कि उसको उठाने के भी मुझे खर्चे पड़ेगा, मुझे उसको वहां से रिमूव करने का खर्चा पड़ेगा। कहता अगर कभी ऐसा हो कि हमें तो उसको रिमूव करने का खर्चा पड़ जाए तो कहता फिर पता क्या है, फिर नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी नहीं है, वो तो जीरो है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है कहता वो भी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोसेस कॉस्ट को लेके चलेंगे और साथ जो डिस्पोजल कॉस्ट है आपको उसको भी लेके चलनी पड़ेगी। जिस तरह से कहा कि हमें 200 यूनिट की जो डिस्पोजल कॉस्ट पड़ेगी वो ₹1 पर लीटर पड़ेगी। देखिएगा वही बात करूंगा, ये मैं 2000 यूनिट बना रहा था,
इन 2000 यूनिट के लिए 3600 की कॉस्ट थी, 300 का लेबर थी, 600 की एफएच थी, कितना बन गया 4500। मेरा 200 यूनिट जो था वो खराब हो गया, 2000 के बजाय मैं 1800 पे आ गया, और अब जो ये मेरा 200 लीटर वहां पे पड़ा हुआ है ना खराब, इसको उठाने के लिए मुझे 200 रुपये लगेंगे, मेरे 200 रुपये लगेंगे, क्योंकि अब ये 200 रुपये मेरे इस नॉर्मल लॉस को साफ करने के लिए लगेंगे, तो बेटा इसको भी आपने चार्ज करना है, और इसको चार्ज करके अब आपकी कॉस्ट 4700 की हो जाएगी। जिस तरह स्क्रैप वैल्यू लेस करते थे, ये जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है ये आपने क्या करनी है, ऐड करनी है, अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। फिर वही कहानी, ये 3600 की कॉस्ट और ये 300 की कॉस्ट, ये 2000, ये 1800, ये 200 मेरा जाया हो गया, लेकिन अब इस 200 को मूव करने के लिए मुझे 200 रुपया और खर्चना पड़ेगा। दो ऑप्शंस हैं, या तो यहां पर विद इन ब्रैकेट 200 लिख दो, और या फिर यही डिस्पोजल को यहां पर अपना सेपरेट खर्चा ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह मर्जी कर लें। मेरी रिकमेंडेशन में ये वाली ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर है, जो डिस्पोजल कॉस्ट है इसको चार्ज करो डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो भी गलती होगी उसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो मेरी प्रोसेस कॉस्ट ऑफ द गुड यूनिट्स में जाएगी, उससे जो रिकवरी हो जाएगी वो मेरी प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स को कम करके चलेगी। सो ये है जी ट्रीटमेंट फॉर द नॉर्मल लॉस विद रिकवरी, विद नो रिकवरी एंड विद द डिस्पोजल कॉस्ट फैक्टर। जनाब यहां तक के लिए आज का हमारा काम काफी है। प्लीज मेक श्योर इस बात का ख्याल रख के चलें कि खुदा के लिए अपना मतलब माइक जो है वो ऑन कर लिया करें। मुझे दुख होता है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करके चलूं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। जनाब किसी का कोई मसला तो नहीं यहां पर? ऑल इज बिंग ओके, ऑल आर बिंग क्लियर। तो जी प्रोसेस कॉस्टिंग का हमारा नया चैप्टर है, कंफर्म पेपर में क्वेश्चन है, 101% कंफर्म पेपर में क्वेश्चन है। अभी सिर्फ मैंने आपके साथ प्रोसेस कॉस्टिंग के एक के बजाय दो अकाउंट कैसे बनते हैं, मतलब कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 वो समझाया, और फिर मैंने आपको नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट समझाई, और फिर हम नॉर्मल लॉस के ऊपर फर्दर डिटेल में गए। हमने इन प्रिंसिपल सीख लिया कि नॉर्मल लॉस जो है वो गुड यूनिट्स को चार्ज होता है, नॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होता है। हमने देखा विदाउट रिकवरी, हमने देखा विद रिकवरी, और हमने देखा विद एडिशनल डिस्पोजल कॉस्ट। बेटा जाइएगा यहां तक रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो आपके साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ मैं एबनॉर्मल लॉस पढ़ा चुका हूं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की जो वर्किंग्स हैं उनके ऊपर बात करके चलूंगा। एबनॉर्मल लॉस को हम कैसे लेके चलेंगे, और ये भी मुमकिन है कि हमारे दोनों लॉसेस भी इकट्ठे हो जाएं, हमारा नॉर्मल लॉस भी हो जाए और हमारा एबनॉर्मल लॉस भी हो जाए, तो चीज आगे से आगे कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। बट फिलहाल आप आज की डिस्कशन में इतना समझ चुके हैं कि एबनॉर्मल लॉस इज गोइंग टू बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस इज गोइंग टू बी चार्ज टू द गुड यूनिट्स, और फिर नॉर्मल लॉस के अंदर आपने 3 सबसेक्शन देखे, नॉर्मल लॉस विद नो रिकवरी, नॉर्मल लॉस विद रिकवरी एंड नॉर्मल लॉस विद द डिस्पोजल कॉस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इंशाअल्लाह यहां से आगे बात को लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज।